बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें जिंदगी के हर पहलू में खूबसूरती तलाश करनी चाहिए, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे कि रोजमर्रा की चीजों में ऐसे कितने ही खूबसूरत राज छिपे होते हैं। दुनिया की फेवरेट कुकी में छिपे सिंबल से लेकर हर एक गमी बेयर की सच्चाई तक पेश हैं रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों में छुपे हुए कुछ मजेदार सीक्रेट्स। बस की सीट का पैटर्न। दुनिया भर में करोड़ों लोग स्कूल या ऑफिस तक पहुंचने के लिए रोजाना बस का सफर करते हैं। भले ही आप खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर के सुंदर नजारे देखना ज्यादा पसंद करें, पर बस के अंदर भी बहुत से दिलचस्प राज छिपे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आज की मॉडर्न बसों की सीट का पैटर्न भी ऐसा ही होता है, मानो 90 के दशक से मंगाया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डिजाइनर को भला कौन सा गम सता रहा है जो उसने आंखों के लिए इतना दर्दनाक पैटर्न बना डाला। लेकिन इसकी असली वजह जानकर आपका मन खराब हो जाएगा। किसी आम पब्लिक बस में रोजाना 2500 के लगभग लोग सफर करते हैं और माना कि सीट मिल जाने पर आपको बड़ी खुशी होती है, पर अगर पता चल जाए कि उस सीट पर क्या क्या रखा गया था तो वो खुशी फौरन ही थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक पब्लिक बस की सीट को तेल से लथपथ खाने के पैकेट और खाने के गिरे हुए टुकड़ों से लेकर लोगों के तरह तरह के अंगों के पसीने तक जैसी चीजें झेलनी पड़ती हैं। पर शुक्र है सीट पर बने उस भत्ते पैटर्न का जिसके कारण हमारा दिमाग उस गंदगी को नोटिस नहीं कर पाता। इंसानी आंख को चकमा देना बड़ा आसान होता है भाई, क्योंकि चटक रंग और आड़े तिरछे पैटर्न से आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को ये बात अच्छे से पता थी। इस पैटर्न के चलते यात्रियों की निगाह उस गंदगी को नोटिस नहीं कर पाती और बसों की सीट काफी साफ सुथरी होने का आभास होता है। सच बता रहा हूँ, अगर आपको एक बार एहसास हो जाए कि सीट असल में कितनी गंदी होती है तो बता रहा हूँ आप इस पर बैठने से भी कतराएंगे। यानी जब तक ये बस चलती जाएगी ये गंदगी भी सीट के आड़े तिरछे पैटर्न के बीच छिपकर साथ साथ सफर करती जाएगी। स्प्रे कैन। परफ्यूम या सेंट वगैरह की कैन की सबसे बुरी बात होती है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि अब उस कैन के अंदर कितना सामान बचा हुआ है। पर बता दें कुछ ऐसे कैन होते हैं कि जिसमें अंदर बचे हुए लिक्विड की मात्रा पता लगाई जा सकती है, ताकि आपको एक भी बूंद बर्बाद ना करनी पड़े। अगर आपने फ्रेबीज जैसा कोई एयर फ्रेशनर देखा है तो शायद आपको लगता होगा कि इस स्प्रे का कैन मेटल का बना हुआ है, पर जी नहीं। मेटल के ऊपरी लुक के नीचे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक छिपी हुई है। और इतना ही नहीं, जरा ये भी देखिए, बोतल के नीचे का फ्लैट हिस्सा सिर्फ उसे खड़ा करने के लिए है और बोतल का असली बेस पूरी तरह से गोल है, ताकि कैन में आखिरी बची हुई बूंद एक ही जगह इकट्ठा होकर स्प्रे से बाहर आ जाए और बर्बाद ना हो। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ एक एयर फ्रेशनर में ही प्लास्टिक से जुड़े कुछ राज भी छिपे होते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को बनाने के लिए एक प्लास्टिक ट्यूब को सांचे में डालकर उसमें हाई प्रेशर वाली गर्म हवा डाल दी जाती है जब तक कि बोतल को मनचाहा शेप नहीं मिल जाता। निर्माण की इस प्रक्रिया में बोतल के बेस वाले हिस्से को थोड़ा सा दबाकर उसे सीधा खड़ा होने लायक बनाया जाता है। फ्लैट बॉटम वाली बोतलों को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उनमें प्लास्टिक कम खर्च होती है, पर पूरी तरह से चपटे बेस वाली बोतलें हर तरह के ड्रिंक के लिए ठीक नहीं होती। शायद आपने नोटिस नहीं किया हो, पर सोडा की बोतलों का बेस चपटा होने के बजाय उसमें कुछ अजीब से उभार निकले होते हैं। आपने शायद सोचा हो कि ये सिर्फ एक डिजाइन फीचर है ताकि आपके सोडा की बोतलें पानी की आम बोतलों से थोड़ा हटकर दिखाई दें, पर असल में इसके पीछे बड़ी खास कारण है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बोतलों में गैस का प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा हो सकता है कि चपटे बॉटम वाली बोतलों का बेस फैलकर बोतल को अस्थिर कर दे। इस समस्या से बचने के लिए बोतल के बीच में इस तरह के 5 उभार बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक को कार्बोनेटेड ड्रिंक में मौजूद गैस से पड़ने वाले प्रेशर को कई मजबूत पॉइंट्स में बराबरी से बांटने में मदद करती है, क्योंकि किसी मटेरियल को मोड़ने मरोड़ने पर उसकी मजबूती अच्छी खासी बढ़ जाती है। साथ ही ये 5 उभार बोतल को खड़ा रखने के लिए टांगों की तरह ही काम करते हैं। अगली बार जब आप झाग वाले ड्रिंक पिए तो इस कमाल की बॉटल डिजाइन के पीछे मौजूद इंजीनियरिंग का शुक्रिया अदा करना ना भूलें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सॉफ्ट ड्रिंक में कई राज आंखों के सामने छिपे हुए हैं। ये बहुत ही अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन कैप्री सन को पीने का मजा और भी बढ़ जाता है जब आप उसके पैकेट में स्ट्रॉ घुसाएं और ठीक कैप्री के आय की बिंदी के पास जाकर बाहर निकालें। अब तो मुझे क्रॉस करने के लिए टी मिल जाए बस, और कुछ नहीं। ओरियो कुकी का पैटर्न। साल 1912 में लॉन्च होने के बाद अब तक दुनिया भर में ओरियो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा डब्बे बेचे जा चुके हैं। फिर भी ऐसे बहुत से चुनिंदा लोग होंगे जो कि ओरियो कुकी को सीधे अपने मुंह में डालने से पहले जरा रुक कर उस पर बने पैटर्न पर थोड़ा बहुत ध्यान देते होंगे। पर आपको बता दें, ओरियो के उस पैटर्न में बहुत कुछ मतलब छिपा हुआ है। ओरियो का मौजूदा डिजाइन सन 1952 में ओरियो के पुराने इंजीनियर विलियम टर्नियर द्वारा बनाया गया था। विलियम ने इस कुकी के डिजाइन में ओरियो की लिखावट के इर्द गिर्द बने गोले के ऊपर 2 लाइनों वाला एक क्रॉस जोड़ा था। पहले तो कई साल बीत गए पर किसी ने इस क्रॉस पर ध्यान नहीं दिया। फिर इंटरनेट पर किसी चंपू को लगा शायद दुनिया के सबसे लोकप्रिय कुकी के पैटर्न में कोई राज छिपा हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ओरियो के बाहरी किनारे पर उभरे हुए सिंबल उसे फ्रीमेसन्स नाम के एक रहस्यमय खुफिया समूह से जोड़ते हैं। इस बात पर ध्यान देने वाले कुछ दूसरे ऑब्जर्वर की माने तो 2 आड़ी लाइनों वाला ये क्रॉस सिंबल असल में क्रॉस ऑफ
लोरेन कहा जाता, जो फ्रीमेसन्स का चिन्ह हुआ करता था। मानने वालों का दावा है कि फ्रीमेसन्स पर्दे के पीछे से दुनिया की सारी सरकारों को कंट्रोल करते हैं और टर्नियो द्वारा उनके चिन्ह का इस्तेमाल किया जाना साबित करता है कि ये स्वादिष्ट कुकी दुनिया पर उनके प्रभाव का एक महज दूसरा एग्जाम्पल है। माना कि मुझे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बड़ी दिलचस्पी रहती है, पर आपको बता दूं कि ओरियो से जुड़ी ये थ्योरी सचमुच पूरी तरह से बकवास है। बर्नियर के बेटे बिल की माने तो उनके पिता का फ्रीमेसन से कुछ लेना देना नहीं है, और तो और एक गोली के ऊपर बनी 2 लाइनों वाला क्रॉस ओरियो की पेरेंट कंपनी नेबिस्को का लोगो था, जो टर्नियो द्वारा इस निशान को कुकी पर बनाए जाने से बहुत पहले की बात है। इससे पहले कि आप ये दावा कर सकते हैं कि नेबिस्को खुद फ्रीमेसन से प्रभावित रही हो, तो आपको बता दें ये डबल लाइन वाला क्रॉस का वो चिन्ह सिर्फ फ्रीमेसन द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इस निशान की शुरुआत होती है मध्ययुगीन काल से, जब ईसाई पादरी इस चिट्ठियों पर इसे मुहर लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये निशान कारीगरी का एक प्रतीक था, जो कि दर्शाता था कि इस चिट्ठी को मोड़कर सील करने वाले पादरी ने पूरे मन लगाकर काम किया है। सो जाहिर है कि मेहनत और लगन का ये प्रतीक दुनिया के पसंदीदा कुकी पर लिखने लायक एक बढ़िया संदेश था। लेकिन अगर आपको फिर भी यही मानना है कि सिंबल का फ्रीमेसन से कुछ लेना देना है, तो आपको ऐसा मानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये दुनिया आज भी आजाद है भाई, और किसी पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। स्क्रीन सेवर। अगर आपकी उम्र इतनी है कि आपको पुराने समय में यूज होने वाले बड़े से डब्बे जैसे स्क्रीन वाला कंप्यूटर याद है, तो आपने गौर किया होगा आज हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रीन किस हद तक बदल चुकी हैं। पुराने समय के ज्यादातर कंप्यूटर मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब हुआ करता था, जो फास्फोरस नाम के सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन की धारा फायर करता था, जिसके चलते निकलने वाली लाल, हरी और नीली रोशनी स्क्रीन पर तस्वीर बनाती थी। लेकिन अगर किसी CRT मॉनिटर पर एक ही तस्वीर ज़्यादा देर तक दिखाई जाती है, तो ज़्यादा ब्राइटनेस वाली जगहों का फास्फोरस जल जाता है और उसकी चमक कम हो जाती है, जिसके चलते नई तस्वीर देखने पर भी स्क्रीन के कुछ हिस्से थोड़े डिम नजर आते हैं। इस प्रक्रिया को स्क्रीन बर्निंग कहते हैं, और चूंकि ये स्क्रीन को फिजिकली प्रभावित करता है, इसलिए बर्निंग का पैटर्न स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी नजर आता है। 1983 में कुछ प्रोग्रामर्स स्क्रीन बर्निंग की समस्या से इतने तंग आए कि उन्होंने इसका कुछ परमानेंट इलाज करने की ठान ली। उपाय के रूप में लाया गया चलती हुई तस्वीरों को, जिन्हें स्क्रीन सेवर कहा जाता है, और ये स्क्रीन के ज्यादा देर तक आइडल रहने पर अपने आप ही चालू हो जाती थी। जी हाँ, स्क्रीन सेवर सिर्फ आपके मॉनिटर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि स्क्रीन को सुरक्षित रखने के काम आते थे। फिर स्क्रीन सेवर को लगभग हर कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने लगा, और 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती दौर में स्क्रीन सेवर के हजारों डिजाइन बनाए गए। क्या ये पुराने स्क्रीन सेवर देखने से किसी और के भी बचपन की यादें ताजा हो रही हैं भाई, या मैं कुछ ज्यादा ही उम्रदराज हो गया हूँ? स्क्रीन बचाने का ये जुगाड़ सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि आपको याद होगा जब हम टीवी पर DVD प्ले करते थे, तो वहां भी एक स्क्रीन सेवर होता था। समय के साथ कैथोड रे ट्यूब्स वाली डिस्प्ले की जगह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LCD ले ली थी। आज के लेटेस्ट LCD स्क्रीन में पिक्सल शिफ्टिंग का नाम का एक फीचर होता है, जो कि स्क्रीन पर मौजूद इमेज को समय समय पर पिक्सल टू पिक्सल खिसकाता रहता है, ताकि स्क्रीन बर्न ना हो, जो पिक्सल शिफ्टिंग ना होने पर संभव था। तो अब आपको जब याद आ गया कि बचपन में आप स्क्रीन सेवर चूज करने में कितने घंटे बर्बाद कर देते थे, तो उस्ताद रोइए मत, उदास मत होइए, क्योंकि इससे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन खराब होने से बच जाती थी और आपके पैसे भी बचते थे। सिक्के हुए कौड़ी के दो। धीरे धीरे पूरी तरह साफ होता जा रहा है कि आज नहीं तो कल कागज के नोट और सिक्के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। पर अगर आप भी पुराने जमाने की कदर करते हैं, तो बता दूं कि हमारे पैंट के जेब में पड़े हुए सिक्कों में बहुत से ऑसम सीक्रेट्स छिपे होते हैं। सन 1972 में अमेरिकी सरकार ने आदेश जारी किया कि अमेरिकी डॉलर के सिक्के सिर्फ सोना, चांदी और कॉपर से बनेंगे। 2.5, 5 और 10 डॉलर के सिक्कों के लिए सोना इस्तेमाल किया जाना था, हाफ डॉलर, क्वार्टर डाइम और हाफ डाइम के लिए चांदी, और सेंट और हाफ सेंट के लिए कॉपर का इस्तेमाल होना था। इन सिक्कों में सिर्फ इतना ही मेटल इस्तेमाल किया जाता था कि उस मेटल की वैल्यू सिक्के की फेस वैल्यू से ज्यादा ना हो। पर ऐसे कई मौके आए जब मामला ऐसा नहीं था। 1965 में सोने और चांदी की कीमतों में इतना भारी उछाल आया कि उनसे बने सिक्के करेंसी के मुकाबले मेटल के तौर पर ज्यादा कीमती हो चुके थे। समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सिक्कों के निर्माण की प्रक्रिया में एक बदलाव किया, जो आज तक चलता आ रहा है। आजकल ज्यादातर अमेरिकी सिक्के मेटल सैंडविच नाम की पद्धति से बनाए जाते हैं, जिसमें धातु की 3 परतें होती हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा क्वार्टर डॉलर के सिक्के की बाहरी परत में 3 हिस्सा कॉपर, 1 हिस्सा निकल होता है, वहीं बीच वाली परत पूरी तरह से कॉपर की होती है। इस तरह बनाए गए सिक्कों को क्लैट कॉइन भी कहा जाता है। अगर आप क्वार्टर डॉलर के सिक्के के किनारों को और से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद उसमें जंग लगी हुई है, पर असल में वो ऊपर की 2 परतों के बीच से झांकती हुई कॉपर वाली परत की झलक है। ये सिक्का तो मजबूत दांतों वाले के लिए बिल्कुल किसी ओरियो कुकी की तरह मेरे भाई। ताश के पत्ते। जादूगर लोग 15वीं शताब्दी से ही ताश के पत्तों से जुड़े करतब दिखाते आ रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। उन पत्तों ने भी खुद अपनी बहुत सारी ट्रिक्स विकसित कर ली। अगली बार जब आप ताश खेल रहे हों, तो कुछ देर रुक कर अपने पत्तों को जरा ध्यान से देखिएगा, और आप पाएंगे कि उनमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। ताश के ज्यादातर आम पत्तों में कार्ड के पीछे वाले हिस्से में एक सिमेट्रिकल इमेज बनी होती है, जो किसी भी सिरे से देखने पर हूबहू एक जैसी लगती है। लेकिन कुछ जादूगर ट्रैक दिखाने के लिए सिमेट्रिकल डिजाइन वाले कार्ड के नाम पर ऐसे कार्ड यूज करते हैं जिनकी डिजाइन में कुछ बारीक फर्क छिपा होता है, जिसे देखकर आसानी से पता
चल जाता है कि कार्ड किस दिशा में रखा गया था। पहली नजर में देखने पर लगता है कि इस कार्ड के पीछे दोनों सिरों पर एक जैसी डिजाइन ही है, पर ध्यान से देखने पर आप पाएंगे दोनों किनारों पर बने फूलों की पंखुड़ियों के बीच की जगह में बहुत बारीक सा अंतर है। तो अगर किसी गेम के दौरान आपको ऐसा कोई कार्ड दिख जाए तो समझ जाइए बंदा बेईमानी करने वाला, या हो सकता है वो जादूगर हो। माना कि आपके हाथों में इतनी सफाई नहीं है, फिर भी जब आप अगली बार ताश का गेम खेलते वक्त आप उसमें अपनी जादुई नॉलेज का तड़का लगा सकते हैं। आपको मैच कुछ कार्ड्स को और से देखना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि डायमंड के 8 वाले कार्ड की सफेद जगह भी नंबर 8 के आकार जैसी होती है। हाँ, माना कि नॉलेज किसी काम की नहीं है, पर दिलचस्प जरूर है। आबरा कमोड में पानी का लेवल। एक आम इंसान दिन भर में 4 से 10 बार टॉयलेट यूज करता है। हाँ, अगर पिछली रात कुछ ज्यादा ही खा पी लिया हो तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, पर बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि ठीक उनकी तशरीफ के नीचे कैसे कैसे राज छिपे हैं। आपने शायद नोटिस किया हो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कमोड में मौजूद पानी का लेवल भी अलग होता है। उदाहरण के लिए इस अमेरिकन टॉयलेट और इस ब्रिटिश टॉयलेट को आपस में मिलाकर देखिए, कितना फर्क है ना। और ऐसा फर्क सिर्फ अमेरिकी और अंग्रेजी टॉयलेट में नहीं, बल्कि एक अमेरिकी टॉयलेट में दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा पानी होता है। पर ऐसा क्यों? एक टॉयलेट फ्लश पानी की तेज धारा की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मल को कमोड से बाहर धकेलते हुए एक मुड़े हुए पाइप के जरिए सेप्टिक टैंक या सीवर में पहुंचा देता है। फिलहाल दुनिया में 2 मुख्य प्रकार के फ्लशिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, साइफन जो अमेरिका में पसंद किया जाता है और बाकी की दुनिया में पसंद किया जाने वाला वॉश डाउन। कमोड में मौजूद पानी के लेवल के फर्क असल में कमोड के पीछे लगे हुए इस मुड़े हुए पाइप की डिजाइन पर निर्भर करते हैं, जिसके जरिए मल कमोड से सीवर में जाता है। अमेरिकी साइफनिक टॉयलेट में ये पाइप ज्यादा लंबा, पतला और मुड़ा हुआ होता है, जिसके चलते कमोड में पानी का लेवल ऊंचा होता है। वहीं एक वॉश डाउन कमोड में इस पाइप में ज्यादा जगह होती है और ये काफी नीचे स्थित होता है। माना कि अमेरिकी टॉयलेट का पाइप थोड़ा पतला और ज्यादा मोटा होने के चलते उसमें कभी कभार मल अटक सकता है, पर असल में दोनों टॉयलेट का परफॉर्मेंस एक जैसा है। ये दोनों सिस्टम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विकसित हुए थे, इसलिए अमेरिकियों के पास बाकी दुनिया के टॉयलेट सिस्टम अपनाने की कोई खास वजह नहीं थी। हाँ, एक बात है कि कमोड में पानी जितना ज्यादा होगा उससे बदबू उतनी कम निकलेगी। तो साइफन टॉयलेट लगाने का एक फायदा ये जरूर होता है कि उसमें से बदबू जरा भी नहीं आती। भले ही कभी कभार आपके पिछवाड़े पर कमोड से उठने वाले ठंडे पानी की छींटे पड़ जाएं, पर जरूरी नहीं कि सभी टॉयलेट में पानी मौजूद ही हो। जी हाँ, मेरा इशारा एयरप्लेन की टॉयलेट की तरफ है। जमीन पर स्थित टॉयलेट जहाँ साइफन या वॉश डाउन फंक्शन इस्तेमाल होता है, वहीं प्लेन के कमोड में फ्लाइट के झटकों के चलते पानी भरा हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी जगह प्लेन के टॉयलेट में एक वैक्यूम सिस्टम यूज होता है जो मल को खींचकर एक सेफ्टी टैंक में इकट्ठा करता है, जिसे बाद में फेंक दिया जाता है। नहीं, मल को सीधे नीचे जमीन पर टहल रहे लोगों के ऊपर नहीं फेंकते। हाँ, मुझे भी जानकर उतना ही दुख हुआ था भाई। घुमावदार हैंडल वाला चम्मच। आप भले ही शराब के 10 पैग मार लें, पर एक बारटेंडर को काम करते हुए देखना पता नहीं क्यों कभी बोरिंग नहीं लगता। लेकिन एक बार जब बारटेंडर आपके ड्रिंक को हिलाना और डुलाना बंद कर देता है, तो क्या आपने रुककर कभी गौर किया कि उनके द्वारा ड्रिंक्स मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चम्मच की हैंडल इतनी घुमावदार आखिर क्यों होती? आम लोगों को भले लगे कि चम्मच का ये लुक महज उसे अंदर से सुंदर बनाने के लिए अपनाया गया है, पर असल में उस घुमावदार हैंडल को चुनने के पीछे बहुत कुछ कारण होता है। चम्मच के हैंडल में मौजूद घुमावदार उभार लेमिनार फ्लो नाम की एक फिजिकल प्रक्रिया शुरू करने में मदद करते हैं, जिसमें सरफेस टेंशन के चलते चम्मच के हैंडल के घुमावदार उभार से बहते हुए किसी लिक्विड की धार बिल्कुल चिपक कर चलती है। अगर चम्मच का हैंडल एकदम सीधा सपाट होता तो लिक्विड के चम्मच से टकराने का एंगल इतना ज्यादा होता कि लेमिनार फ्लो ना प्राप्त हो पाता और लिक्विड के छींटे इधर उधर उड़ने लगते। सपाट हैंडल की जगह घुमावदार हैंडल वाले चम्मच से सोडा बहाने से वो धीरे धीरे बहता है और ड्रिंक आपस में अच्छे से मिल जाती है और धीमा फ्लो होने के कारण जरूरत से ज्यादा झाग भी नहीं बनता। आप ये ट्रिक आसानी से घर पर आजमा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि प्रैक्टिस के दौरान बर्बाद हुए 56 ग्लास के बाद आपको अच्छी खासी गंदगी साफ करनी पड़ जाएगी। टोस्टर के डायल का सच। कहते हैं सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट खुराक होती है और दुनिया के बहुत से लोगों के लिए टोस्टर ये खुराक पूरी करने के बड़े काम आता है। भले ही आप उसे रोज इस्तेमाल करते हो, पर क्या आप अपने टोस्टर को अच्छे से जानते हैं? किसी टोस्टर डायल के इर्द गिर्द लिखे ये रहस्यमय नंबर टोस्ट लवर्स को बहुत समय से आकर्षित करते चले आ रहे हैं और इस बात को लेकर लंबी चौड़ी बहस है कि नंबर्स का असल में मतलब क्या होता है या एक परफेक्ट टोस्ट पाने के लिए उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पर कई लोगों को ये दावा करते हुए सुना होगा कि ये नंबर बताते हैं कि आपका टोस्टर कितनी देर से चलने वाला है। ये सुझाव पूरी तरह से बकवास तो नहीं, पर ज्यादातर मामलों में ये गलत है मेरे भाई। क्विज़िनाट डेलॉग्नी और ब्रेवल जैसे टोस्टर मैन्युफैक्चरर्स की माने तो डायल असल में कंट्रोल करता है कि आपके टोस्ट को कितना ब्राउन किया जाना है। घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर टोस्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कैपेसिटर में करंट की एक धार पहुंचाकर काम करते हैं। जब आप टोस्टर का लीवर दबाते हैं
तो कैपेसिटर की चार्जिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डायल पर बने नंबर रेजिस्टेंस रेट दर्शाते हैं, जो ये तय करता है कि कैपेसिटर कितनी देर में फुल चार्ज होगा। इस सब के दौरान पोस्टर की हीटिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और डायल जितना ज़्यादा सेट करेंगे एलिमेंट टोस्ट को उतना ही ज़्यादा देर तक सेकेगा। कैपेसिटर के फुल चार्ज हो जाने पर आपका टोस्ट अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो इस दावे में थोड़ा बहुत तो लॉजिक ज़रूर है कि ये नंबर्स मिनट बताते हैं, पर असल में मामला और भी पेचीदा होता है। पर ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जैसी कंफ्यूजिंग और बोरिंग बातों के मुकाबले बड़ा आसान है ना। बिकनी बॉटम में छिपे राज। दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा मीम के पात्र बनने वाला कार्टून जिसे हर कोई पसंद करता है, जिसमें एक छोटा सा बंदा समूह में डूबे एक अनानास के अंदर रहता है। जी हाँ, स्पंज बॉब स्क्वायरपैट। पर बिकनी बॉटम और वहां छुपे सीक्रेट के बारे में आखिर आप कितने अच्छे जानते हैं? ये बात तो साफ है कि बिकनी बॉटम का ज्यादातर हिस्सा सतह से डूबकर नीचे आने वाली चीजों से बना हुआ है। और क्रिस्टी क्रैब को देखकर आपने सोचा होगा ये कोई यूं ही मामूली सा क्रेट है, पर नहीं, असल में ये केकड़ों के लिए एक ट्रैप है। So, my eyes are correct. निकलियोडियोन इंटरनेट पर मौजूद इस चौंकाने वाली अफवाह का इनकार करता है कि क्रैबी पैटी फार्मूला सचमुच केकड़े से बना है, पर यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। शायद हमें स्पंज बॉब के पेरेंट्स से पूछना चाहिए जो कुकी से बने हुए, या वो बस सूखे हुए पुराने स्पंज हैं जैसा कि किचन की सिंक के नीचे मिलता है। कार्टून बनाने वाले भी समझ लो, लॉजिक उठाकर उसका एक गेंद बना लेते हैं और उठाकर फेंक देते हैं स्टेडियम से बाहर। वाह। शॉपिंग कार्ट के होग। भले ही आपको ये पसंद ना हो, पर राशन पानी की शॉपिंग करना जिंदगी का एक बहुत जरूरी पार्ट है। जब लोग शॉपिंग करने जाते हैं अपनी शॉपिंग कार्ट पर इतना ज्यादा सामान लेते हैं, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि इन कार्ट्स को ज्यादातर स्टील या एल्यूमिनियम जैसे मजबूत मेटल से बनाया जाता है। शॉपिंग कार्ट के मटेरियल के पीछे का एक कारण एकदम साफ है। पर क्या आपने कभी इन कार्डरोज के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में सोचा है? चेकआउट के समय पैकिंग करना राशन खरीदारी के सबसे बुरे हिस्सों में से एक है, और कार्ट में सामान रखते वक्त ताजी खरीदी हुई चीजों को गलती से गिरा देना बड़ी आम बात है। पर हम आपको एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे जिसको फॉलो करने से ऐसा कभी नहीं होगा। कार्ट के ऊपर, पीछे और बगल वाले हिस्से में निकले हुए मेटल के टुकड़े कोई डिजाइन डिफेक्ट नहीं, बल्कि शॉपिंग करने वालों की मदद के लिए जानबूझकर लगाए गए। शॉपिंग करते करते एकदम से माहिर हो चुके लोगों ने बताया कि मेटल के हुक पन्नियों को टांगने के लिए होते हैं, ताकि सभी तरह का सामान आप कार्ट में लाद कर उसे कैपेसिटी से ज्यादा फुल ना कर ले। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट की शेल्फ को खाली कर रहे हो तो ध्यान रहे कि भले ही दुकान वाले महंगा सामान लेकर आपको लूट रहे हो, पर कम से कम आपके सामान को सहारा देने के लिए ये हुक तो मौजूद है। झूठा गमी बेयर। माना कि हरीबो दुनिया की सबसे जानी पहचानी और पसंदीदा कैंडी होगी, पर अपने बचपन की कुछ यादों की बेरहम बर्बादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हरीबो वाले आपसे हमेशा ही एक बड़ा राज छिपाते आ रहे हैं। क्या है वो? हरे गमी बेयर का फ्लेवर असल में वो नहीं होता जो आपको लगता है। भले आपको एहसास ना हो, पर हम सब जाने अनजाने रंगों के साथ किसी न किसी फ्लेवर को जरूर जोड़ते हैं। एक्सपर्ट्स ने पता लगाया कि कम से कम पश्चिमी दुनिया में काला रंग ज्यादातर खट्टे से जोड़ा जाता है, वहीं सफेद नमकीन से लाल और पिंक स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे से, और पीला और हरा नींबू जैसे खट्टे स्वाद से जोड़ दिया जाता है। हमें ज्यादातर लोग जब गमी बेयर को खाते हैं तो हमारा दिमाग में महसूस कराता है कि उसका फ्लेवर खट्टा नींबू जैसा है, क्योंकि हमारा दिमाग हरे रंग से अक्सर उसी फ्लेवर को जोड़कर देखता है। पर सच्चाई तो ये कि हरे गमी बेयर में असल में किसी दूसरे का फल का फ्लेवर होता है। जी नहीं, ना सेब, ना कीवी, ना ही किसी दूसरी तरह का फल जो कि हरा है। आप बैठे हुए ना, क्योंकि जवाब सुनकर झटका लग सकता है। तो बता दें, ग्रीन गमी बेयर का फ्लेवर असल में स्ट्रॉबेरी होता है। सीधा साधा सा दिखने वाला मिस्टर गुड बेयर भी हमसे ये बात छिपाता चला आ रहा था, और पैकेट पर हरे गमी बेयर्स को ऐसे उछालता है जैसे हमारी बेवकूफ़ी के बारे में सोचकर मजाक उड़ा रहा हो। पर मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अमेरिका में हरीबो स्टार मिक्स और हरीबो गोल्ड बेयर पैक में इंक्लूड किया जाने वाला हरा गमी बेयर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है। पर जरूरी नहीं कि दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही हो। चीजों को और भी कंफ्यूजिंग बनाते हुए यूरोप में सिर्फ स्टार मिक्स में ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला हरा गमी बेयर होता है, जबकि गोल्ड बेयर पैक का हरा बेयर एप्पल फ्लेवर का होता है। तो क्या आपकी भी बचपन की यादें बर्बाद हो गई? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कौन भरोसे लायक है। तुम नरक में जाओ मिस्टर गोल्ड बेयर। सिंक और उस पर लगा नल। आप अपने घर में लगा हुआ सिंक हाथ वगैरह धोने के लिए दसियों बार दिन में इस्तेमाल करते हो, पर क्या ऐसा करते वक्त कभी आपके मन में यह सवाल आया कि आपके सिंक के ऊपर हिस्से में नल के ठीक नीचे एक छोटा सा छेद आखिर क्यों बना होता है? इस छोटे से छेद के असल में कई मकसद होते हैं, और इसका मेन काम शुरू होता है सिंक का मेन आउटलेट बंद हो जाने के बाद। ये सिंक का पानी बहकर जमीन पर जाने से थोड़ी देर तक बचाए रखता है, इसीलिए इसे ओवरफ्लो भी कहा जाता है। और तो जब सिंक का पानी उसके रेगुलर होल से बहता रहता है तो ओवरफ्लो होल ड्रेनेज पाइप में हवा को जाने का रास्ता देकर प्रेशर
का काम करता है, जिससे सिंक का पानी तेजी से और आराम से बाहर निकल जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा एक स्ट्रॉ लगाकर आप बियर की बोतल जल्दी खत्म कर सकते हैं। सिंक की बात चलिए तो ये भी बता दूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि सिंक पर लगे नल का शेप इस तरह का क्यों होता है? चपटे और सीधे बॉडी वाले नल भले ही आजकल बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, पर जब चीजों को साफ सुथरा और चमचमाता हुआ रखने की बात आती है तो वे थोड़ी दिक्कत करते हैं, क्योंकि पानी उनके चपटे सरफेस पर आसानी से जमा हो जाता है। माना कि घुमावदार बॉडी वाले नल में भी पानी के दाग की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं होती, पर फिर भी उसमें पानी की बूंदें तेजी से बह जाती हैं। दाग धब्बे वगैरह पड़ने का खतरा कई गुना कम हो जाता है। खैर जो भी हो, पानी का दाग साफ करना इतना भी कठिन नहीं होता जो आप इतना ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे मन करे वैसे नल यूज करें। अंडे की जल्दी में लाल धब्बे। सोचिए कि संडे की एक खूबसूरत सुबह और आप जल्दी उठकर नाश्ते के लिए अंडा बना रहे हैं। धूप खिली हुई है, पक्षी गा रहे हैं और जब आपने एक अंडा तोड़ा तो अंदर से ये निकला। भले ही इसे देखकर आपके मन में आया होगा कि मैं अपनी सिंगल साइड फ्राइड ऑमलेट में ऐसी गलती कभी नहीं देखना चाहूंगा, पर असल में ये बहुत रेयर है। 6% से भी कम ब्राउन एग्स में ऐसा पाया जाता है। अंडे का धंधा करने वाले भले ही इसे एक डिफेक्ट मानते हो, पर इस तरह के लाल धब्बे असल में कुछ मुर्गियों के प्रजनन चक्र में होने वाली एक पूरी तरह से नेचुरल गड़बड़ी के चलते प्रकट होते हैं। ये धब्बे मुर्गी के गर्भाशय से अंडे को बाहर की दुनिया में ले जाने वाले ट्यूब ओविडक्ट की कोई नस फटने के कारण पैदा होते हैं। ये सुनने भले ही डरावना लगता है, पर इससे मुर्गियों कभी कभार ही कोई नुकसान पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर अपने अंडों के स्टॉक में इस तरह के लाल धब्बे वाली जर्दी वाले अंडे हटाने के लिए कर्लिंग नाम की एक प्रक्रिया की मदद लेते हैं। इस प्रक्रिया में अंडे को तेज रोशनी पर रखकर उसके अंदर मौजूद में गड़बड़ियों का पता लगाते हैं, जिसमें वो लाल धब्बे भी शामिल होते हैं। वैसे तो लाल धब्बे वाले अंडे खाने से कोई नुकसान नहीं होता, पर फिर भी कारखाने वाले इसे डिफेक्ट बताकर फेंक देते हैं और अंडों के उत्पादन की बड़ी मात्रा के हिसाब से सोचा जाए तो इस तरह की बहुत ज्यादा अंडे वेस्ट होते हैं। ये है क्या भाई, जब कोई नुकसान नहीं तो फिर अच्छे खासे अंडों फेंकना तो नहीं चाहिए? बुरी बात है। अगली बार आपसे कोई पूछे कि सुबह के नाश्ते में आपको कैसे अंडे पसंद है तो कहिएगा चाहे लाल धब्बे हो या ना, मैं खा लूंगा। क्या आप भी रोजमर्रा की चीजों में छुपे ऐसे किसी राज से वाकिफ है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं, और अगर आपका जवाब हमें पसंद आया तो हम उसे सीरीज की अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।